पूरी दुनिया को चलाने के लिए सबसे सुविधाजनक चीज़ धन यानी मनी है। आज पूरी दुनिया को चलाने के लिए कुल 420 ट्रिलियन धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह धन कोई सिक्का हो सकता है, कोई नोट हो सकता है, यह कंप्यूटर द्वारा जारी की गई कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कोड। देश दुनिया के लगभग सभी काम धंधे इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कहाँ से शुरुआत हुई पैसे यानी मनी की यात्रा? बार्टर सिस्टम से होते हुए क्रिप्टो करेंसी तक कैसे पहुंचा हमारा ये मनी? आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसों का नामो निशान भी नहीं था। 15,000 BC। यह वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सबका सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। मगर शिकार एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ नहीं मिलती थी, मगर भूख तो रोज़ लगती थी। यह पेट ही था जिसने एक कबीले से दूसरे कबीले से कोई चीज़ लेने या देने पे मजबूर कर दिया था। तुम हमें ताज़ा गोश्त दो, हम तुम्हें हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था। कोई भी चीज़ एक बार ही लड़के ली जा सकती थी, दोबारा नहीं। इस तरह जन्म हुआ बार्टर सिस्टम का, चीज़ों का आदान और प्रदान करना। ऐसा कहा जाता है कि बार्टर सिस्टम की खोज मेसोपोटामिया ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया ट्राइब साउथ ईस्ट एशिया का ही एक इलाका हुआ करता था, जहां आज इराक बसा हुआ है। मानो बार्टर सिस्टम ने इंसानों को बदल के ही रख दिया था। अब सब मिलजुल कर रहने लगे थे। हर कोई अब एक दूसरे से व्यापार करने लगा था। और हजारों साल बाद जब इंसान खेती और पशुपालन करने लगे तो बार्टर सिस्टम की कमियां भी सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने से यह याद रखना मुश्किल था कि किसको कितनी चीज़ देनी थी या उससे कितनी चीज़ लेनी थी। इसको याद रखने के लिए लोगों ने किले के छोटे छोटे हिस्सों पर लिखना शुरू कर दिया था, जहाँ से शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। अब चीज़ों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया था। मगर जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे बार्टर सिस्टम की कमियां भी सामने आने लगी। जैसे बार्टर सिस्टम में ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना ज़रूरी था। जैसे तुम्हें मेरे से कोई चीज़ चाहिए मगर मुझे तुमसे कोई चीज़ नहीं चाहिए। इस प्रकार व्यापार करने में बहुत मुश्किलात आने लगी। अब लोगों को एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सबके लिए एक ज़रूरत का हिस्सा हो, जिससे सब कुछ ले सकें और दे सकें। इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं जो आप सोच रहे हैं। यह थी कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी होती है जो चीज़ नायाब हो, जिसको सब लोग ट्रेड करने के लिए राजी हो सकें। हमने हर उस चीज़ को पैसा बना लिया था जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे और दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते थे।
जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, सोना, चांदी, तांबा, साल्ट, मोर के पंख, कोरी सेल्स, इंसान। जी हाँ, उस समय गुलामों को पैसे की तरह इस्तेमाल करना बहुत ही आम बात थी। वैसे तो कमोडिटी मनी ने हमारी लाइफ बहुत आसान कर दी थी, पर इसकी भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी। इस बात का पता करना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास जो कमोडिटी मनी है उसकी वास्तविक कीमत कितनी है। हर कमोडिटी मनी की अपनी अलग अलग कीमत रहती थी, लेकिन हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी एक ही कीमत हो और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रह सके, क्योंकि जानवर जैसी चीज़ समय के साथ खराब हो जाती थी। 600 BC, आज से 2600 साल पहले शुरुआत हुई मेटेलिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए जाते थे जिस पे बैल छपा हुआ करता था। दिन रात की मेहनत के बाद मजदूरों को उनको 2 सिक्के मिलते थे, जिससे उनको भर पेट खाना भी नहीं मिल पाता था। स्क्रीन पे जो आप सिक्का देख रहे हैं यह है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, लेडियन स्टेटर। ऐसा कहा जाता है कि सिक्के की शुरुआत 1000 BC में एक चाइनीज़ ने की थी, जो पीतल और तांबे के सिक्के हुआ करते थे। लेडियन स्टेटर के बाद मानो सिक्कों की बारिश ही होने लगी थी। बादशाहों ने अपने नाम के सिक्के बनवाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि सिक्कों के ज़रिए ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। मगर एक तरह से देखा जाए तो मेटल मनी भी एक कमोडिटी मनी ही थी। अगर मेटल मनी कम हो तो कोई बात नहीं थी, मगर ज़्यादा हो तो इसकी भी एक अलग परेशानी होने लगी थी। 720 ईस्वी, यह वह समय था जब समुद्री व्यापार जोरों शोरों पे था। सारा ट्रेड सिक्कों में हुआ करता था। जितने ज़्यादा सिक्के उतना ही ज़्यादा वजन रहा करता था। सिक्कों का वजन ज़्यादा होने की वजह से जहाज़ों में जगह भी ज़्यादा लिया करते थे, और सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सबसे बड़ी परेशानी थी कि सिक्कों का बीच में चोरी होने का खतरा बना रहता था। सिक्कों को गिना तो जा सकता था, लेकिन तादाद में इतने ज़्यादा होने की वजह से उन्हें गिनने में भी परेशानी आने लगी थी। अब हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो हल्की हो, ले जाने और लाने में आसानी हो। 1280 के लगभग मंगोलिया चाइना का शहंशाह और चंगेज़ खान का पोता काबुला खान, जिसने शुरुआत की थी पेपर मनी की। एवरीबडी लाइक्स प्रोग्रेस बट नोबडी लाइक्स चेंज। हर कोई तरक्की तो करना चाहता है लेकिन बदलाव नहीं चाहता। यही हुआ था पेपर मनी के साथ। जैसे मैंने आपको बताया, लोग बदलाव नहीं चाहते, बदलाव चाहे भी क्यों? क्योंकि काबुला खान उनको चमकते हीरो के बदले कुछ कागज़ के टुकड़े दे दिया करता था, जो उस वक्त की पेपर मनी थी। जो पेपर मनी लेने से इनकार करता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाया करता था। थी उस वक्त की पेपर मनी, जिसको IOU बोला जाता था। पेपर मनी ले जाओ, जब चाहे इसको वापस कर दो और अपने सिक्के वापस ले जाओ। धीरे धीरे पेपर मनी भी सिक्कों की तरह चाइना के बाहर फैलने लगी थी। जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत का आगमन हुआ जिसको आज हम बैंक्स बोलते हैं। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उस वक्त पेपर मनी अब हर किसी के पास रहने लगी थी। यहीं पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो पैसों के बहुत भूखे थे। वो जितना चाहे पैसा छाप सकते थे। लोग उनसे सिक्कों के बदले पेपर मनी ले जाते थे, क्योंकि सिक्कों का चोरी होने का खतरा बना रहता था। इस तरह पेपर मनी बहुत ही ज़्यादा छपने लगी। पेपर मनी ज़्यादा होने की वजह से एक ऐसी समस्या सामने आई जिसको आज हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। बैंक्स में अब इतने सिक्के नहीं थे जितनी बाहर कागज़ की राशि थी, और जैसे जैसे लोगों को पता चला कि उनकी कागज़ मनी की वैल्यू कम होती जा रही है, तो अपने सिक्के लेने के लिए बैंक में जाने लगे। मगर बैंक्स के पास उन सबको देने के लिए सिक्के नहीं थे। इस तरह लोगों को बैंक से भरोसा उठने लगा।
लोग बाग अब अपने घरों में ही सोने के सिक्के रखने लगे, जिस कारण पेपर मनी का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा कम होने लगा। अठारह सौ 16 में ब्रिटेन एक नया कानून सामने लेके आया। हमारे पास जितना गोल्ड होगा हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। देखते ही देखते सारे मुल्क उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करने लगे जितना कि उनके पास सोना चांदी था। फाइनली 1900 शताब्दी में यूनाइटेड ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दिन से पैसा आया वो अपने साथ एक चीज़ साथ लाया है, वो है पैसे की भूख। लोगों के पास चाहे कितना भी पैसा हो लेकिन उनको वो कम ही लगता है। इंसान के अंदर से पैसे की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। इसी वजह से पेपर मनी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बाद उसको रोकना नामुमकिन था। इन्फ्लेशन का मतलब है किसी भी देश में उसकी मूल संपत्ति से ज़्यादा पैसा होना, और इसी का दूसरा पहलू है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है किसी भी देश में उसकी मूल संपत्ति से कम पैसा होना, जो कि बहुत ख़तरनाक है। सन 1930 ये वो वक्त था जब यूएसए में डिफ्लेशन चल रहा था। डिफ्लेशन की वजह से चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा कम थी और वहाँ की कंपनियाँ इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे सके। दिन पे दिन यूएसए की इकोनॉमी क्रैश होने लगी। ये वो वक्त था जब लोगों के पास ना ही तो पैसा था ना ही जॉब। इसी समस्या का हल निकालने के लिए वहाँ की मौजूदा सरकार ने गोल्ड और डॉलर का रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब जो भी थी वो थी पेपर मनी। दोबारा से बैंक्स के पास वो ताकत आ गई थी जिनका फ़ायदा उठाना वो अच्छे से जानते थे। वो ताकत थी नोट छापना। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक को बनाया गया, जो ये तय करता है कि देश में उतनी ही पेपर मनी प्रिंट होगी जितना कि उनके पास गोल्ड हो। और अब पेपर मनी बन गई थी फिएट मनी। सिर्फ डॉलर ही फिएट मनी नहीं है, दुनिया में जितनी भी करेंसी है वो सभी फिएट मनी है, चाहे पाकिस्तान की हो या इंडिया की, सब की सब फिएट मनी है। इस तरह पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया। इसे हम आसानी से गिन सकते थे, संभाल के रख सकते थे और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते थे। लेकिन इस बदलती दुनिया को एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो उनका समय बचा सके। पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कुछ ही टाइम लगे, या यूं कहें कुछ ही सेकंड्स में पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकें। फास्ट ट्रांजैक्शन। इस तरह आगमन हुआ ई मनी का, इलेक्ट्रॉनिक्स मनी, डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन कुछ ही सेकंड्स में हो जाते हैं। ना ही तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का डर, ना ही चोरी होने का डर। और तो और अब बैंक को कुछ प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। बस कंप्यूटर में कुछ नंबर टाइप किए, पैसा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाता है। सच तो यह है कि आज की दुनिया डिजिटल मनी के बगैर नहीं रह सकती। हम घर बैठे बैठे एक क्लिक पे सब कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बहुत कुछ। समय के साथ साथ डिजिटल मनी की भी एक समस्या सामने आने लगी, वो थी हैकिंग। हैकिंग को अंजाम देना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसी चीज़ को नज़र रखते हुए 2009 में लॉन्च किया गया बिटकॉइन, यानी क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन को हैक करना पॉसिबल नहीं है। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के मुताबिक होते हैं। मगर बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। इसका गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये कोई फिएट मनी से जुड़ा है, बस हैं कुछ नंबर्स। बिटकॉइन की ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग में होने वाली टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इसको हैक करना पॉसिबल नहीं है। बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था इसकी कीमत $0 थी,
मगर 2011 में इसकी कीमत $1 हो गई और 2023 में एक बिटकॉइन की कीमत $23,000 हो गई, यानी 18 लाख रुपए। क्रिप्टो करेंसी का जन्म यह ज़रूर साबित करता है कि जैसे जैसे मनुष्य विकास करता जा रहा है, वैसे वैसे मुद्रा के स्वरूपों में बदलाव होता रहा है, जो कि रुकने वाला नहीं है। बदलते समय के साथ हमें भविष्य में मनी के कई नए रूप देखने को मिल सकते हैं। गाइस, पैसे के इतिहास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।